अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिया ज़हरा नॉवेल्स। और इसके साथ ही बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और जैसा कि हमने पता नहीं हमें कौन से दिन एपिसोड अपलोड करनी थी, बट राइटर की तबीयत भी नहीं ठीक। आप लोगों को पहले भी बताया था, वो एपिसोड फिर भी दे रही हैं और कुछ एपिसोड मतलब रहती हैं। तो उन्होंने पूछा था कि हीरो रवान के तो मतलब उनको समेट दें सीन को जल्दी, या फिर मतलब उनकी स्टोरी को थोड़ा वजाहत से लिखें। तो अभी फ़िलहाल तो ना 60 से अबव हो जाएंगी अगर उनकी स्टोरी को किया तो वजाहत थोड़ी दी तो, वरना फिर 55 से प्लस हो जाएगी। ठीक है, अभी 54 आई हुई हैं और हमने रीड आउट कर दी है। 55 56 जैसे आएगी हम रीड आउट कर देंगे। ठीक है। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 53। दिया ज़हरा नॉवेल्स। You can copy my novel to take my permission. Not allowed to post any group or any website without my permission. ठीक है, क्या आप अपने उनके नावल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप किसी ग्रुप या किसी वेबसाइट में उनके नावल को पोस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है, किधर गया है, बट यू कैन पोस्ट इट ऑन योर यूट्यूब, यानी कि आप अपने यूट्यूब पे इसको अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल पे। ठीक है, बट with the same novel name and not change the writer name. नावल नेम और राइटर नेम चेंज मत कीजिएगा। फिर कर सकते हैं, आपको कोई कॉपीराइट क्लेम या कोई आप आके आपसे पूछेगा नहीं। जस्ट प्रे फॉर मी, दुआ कीजिएगा प्लीज़ उनके लिए। इफ़ यू हैव अ फेसबुक ग्रुप दैन टेक माई परमिशन टू पोस्ट माई नावल। कि अगर इस सूरत में कि अगर आपका फेसबुक पे कोई ग्रुप है नॉवेल्स का और आपका फिर चैनल भी है, तो उसके लिए आपको अपनी क्या कहते हैं परमिशन लेनी पड़ेगी उनकी अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करने की, अगर आपका फेसबुक ग्रुप है। अगर आपका फेसबुक ग्रुप नहीं है तो आप वैसे ही पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट इन केस इफ़ यू हैव योर वाई चैनल, सॉरी, जस्ट इन केस इफ़ यू हैव अ फेसबुक ग्रुप, all right is up to Diya Zahra novels, take permission and then post Mr. Possessive Love episode 53 दिया ज़हरा नॉवल्स। इसके साथ ही ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट सुन लें कि प्लीज़ हमारी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है, तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। ठीक है। एक्चुअली हम थोड़ा सा वहमी किस्म की बंदी हैं, तो हम तबीयत ख़राब से ज़्यादा हमें वहम हो जाता है फिर, तो इस वजह से हमें बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी। इसके अलावा चलें एपिसोड स्टार्ट लेते हैं। वो रॉकिंग चेयर पर नज़रें सामने दीवार पर जमाए झूल रहा था। दबी दबी सी सिसकियाँ उसे अपने कानों में साफ पड़ती सुनाई दे रही थी, जो कभी कभार हिचकियों में बदल जाती, लेकिन वो लापरवाह बना रहा। कमरे की हालत बदतर थी। हर चीज़ कारपेट पर बिखरी पड़ी थी, हत्ता कि उस शख्स को ऐसा लगा उसके दिल के टुकड़े भी यहीं कहीं ज़मीन पर पड़े रुल रहे हैं। क्यों नहीं समझते तुम? क्यों ख्वार कर रहे हो खुद को मेरे पीछे? वो बुरी तरह पैनिक होती, हाथ पाँव मारती, दाढ़े मार कर रोते हुए चीखी। वो यूं ही कुर्सी पर बैठा झूलता रहा, जैसे उसकी आवाज़ सुनी ही ना हो। जाने दो मुझे, आज़ाद करो मुझे। उसे बोलता ना देख वो इसके चेहरे को देखती फिर चीखी। उसके हलक में तकलीफ़ हुई, लेकिन वो चीखती रही और खुद के हाथों को बेड ग्राउंड से आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगी, जो दुपट्टे से बांधे सॉरी। तुम क्यों एक पमाल हुई लड़की पर तरस खा रहे हो? वो इसके ढीठपन से उकता कर बोली। उसका लहजा मत्थम पड़ गया, जिसे बोलने की सक्कत ख़त्म हो गई हो। वो मुसलसल 2 घंटों से चीख रही थी। उसकी बात पर रॉकिंग चेयर पर झूलते शख्स के पाँव ज़मीन पर ठहर गए और साथ ही रॉकिंग चेयर रुक गई। यकदम कमरे में खामोशी छा गई। उसने हल्की सी गर्दन मोड़कर माथे पर बल डाले उसे देखा। दिल कर रहा है, तुम्हें तजुर्बा हो गया है ना, इसलिए तुम मेरा दिल अच्छे से बहला सकोगी अब। वो कुर्सी से उठ गया। उसकी शख्सियत में खासा रौब पैदा हुआ। क्रिस्टल ग्रे आंखें सपाट थीं, जबकि उसकी बात पर वो मुंजमद होती नज़रों से उसे देखने लगी। खान। उसके लबों से बहुत मध्यम आवाज़ में अल्फाज आज़ाद हुए। इसका दिल उसकी बात पर जैसे कट कर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ था। बोलो, क्या तजुर्बा हासिल नहीं हुआ तुम्हें? क्या मुझे अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी? वह इसकी जानिब कदम बढ़ाते बोला। कमरे में उसके कदमों की छाप गूंजी और फिर उस लड़की की एक हिचकी, जो साकित नज़रों से शख्स को देख रही थी, उसके गारदार लफ्ज़ों को सुन रही थी, जो पिघले शीशे के मुतरादिफ थे। अब वक्त फिर से ज़ाया होगा। तुम्हें फिर से सब सीखना पड़ेगा। तुम्हारी याददाश्त खासी कमज़ोर है छोटी लड़की। उसके कीमती जूतों से कारपेट पर बड़ी मुख्तलिफ कांच की बहुत टूटी चीज़ें टकराई और बिल्कुल इसके सामने बेड के करीब खड़े होते
खींचते बोला। वो तो बस उसे देखती रहेगी। तो तुम भी। वो जुमला मुकम्मल ही ना कर पाई। हलक में जैसे कांटे बिछ गए थे। आंसू की लकीर गाल पर फिसल गई। अपने बंदे हाथों को छुड़वाने की कोशिश तर्क किए वो अपने सामने खड़े उस शख्स को देख रही थी। हैरत हो रही है? क्या मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी? नहीं नहीं, तुम्हें ऐसी तो उम्मीद थी। मैं कैसे भूल गया। तुमने अभी कुछ घंटों पहले कहा मैं अपनी हवस पूरी करूँगा तुमसे। उफ, मेरी याददाश्त कितनी कमज़ोर हो गई है। वो जेब से रुमाल निकालते उसे हाथ पर लपेटते एक लफ्ज़ पर दबाव देते बेरुखी से बोला। हीर साहब या लब भींच कर वीरान नज़रों से उसे देखने लगी। वो सही था। अभी कुछ देर पहले उसने खुद कहा था तुम अपनी हवस पूरी करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो। उसके अल्फाज कोड़े की मानिद उसकी रूह पर बरसे थे। चंद पल तो वो कुछ बोल ही ना सका, जैसे वो एक जगह थम गया हो। अब मेरी उमंग को पूरा करो दिलदार सनम। उसने हाथ से उसकी टांगों को साइड करते वहाँ जगह बनाते बैठते खासे क्रोफर से कहा। चेहरे पर इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि आंखों के गोशे सुर्ख अंगार हो रहे थे। उसने अपने रुमाल लपेटे हाथ से उस लड़की को छुआ था। हत्ता कि वो उसकी महरम थी, लेकिन उस लड़की ने उसे 2 टके का भी नहीं छोड़ा था। बोलो, कहाँ से शुरू करूँ अपनी हवस पूरी करना? बातों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहोगी या अमल से? वो आईब्रू उठाते ठहर ठहर कर बोला। हीर ज़ावियार का दिल बंद होने लगा। वो लब दांतों तले लेती सख्ती से लबों को दबा के। उसका दिल फटने को था, जबकि उस शख्स की नसें तो कब से सुलग रही थी, जैसे अंदर खून की जगह पिघला लावा दौड़ रहा हो। जैसा तुम चाहो दिलदार सनम, कहाँ पूछना चाहती हो तुम? वो बेबाक हो गया। उसके लहजे में गहरा काटदार तंज उभरा, जबकि वो ज़ोर से आंखें मीच गई। उसे समझ न आया कि वो क्या बोले। उसकी गलती थी या नहीं? तुमने आंखें तो मीच ली हैं दिलदार सनम। तुम्हें इससे अपनी कौन सी कुर्बत का इशारा समझो तो तुम हासिल करना चाहती हो? मेरी हवस भी मिट जाएगी। वो अहंकार भरता जबड़े पींचते बड़े दृष्ट लहजे में बोला। उसकी बात पर वो एकदम आंखें खोले उसे देखने लगी। उस लड़की की आंखें बिल्कुल खाली थी, जबकि मुकाबल की भी क्रिस्टल ग्रे आंखें स्पाट थीं। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ। बोलो, कहाँ से शुरू करें? मैं बेकरार हूँ तुम्हारे जवाब के लिए। वो रुमाल में लिपटे हाथ का मुक्का बनाते बेड पर मारते एकदम तेज़ लहजे में धारा। उसका बस नहीं चल रहा था। कहीं पर भी तकलीफ़ ही तकलीफ़ थी, जो वो लड़की खुद के साथ उसे भी दे रही थी। मुझे मत देखो। इसकी नज़रों की खिरतगी पर वो गर्दन झुकाए आंखें ज़ोर से मीचते हिचकी लेते बोली। और उसकी बात पर वो शख्स सख्ती से लब खींचते फिर इस्तज़ाइया कहका लगा कर हंसा, जैसे खुद की हालत ज़ार पर हंस रहा हो। इसकी कहका लगाने पर वो बिसाख्ता गर्दन उठाए उसे हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगी, जो आंखों में आई नमी को परे धकेले दृष्टगी से उसे देखते रुमाल में लिपटा हाथ उठाए उसकी जानिब बढ़ा गया। वो पीछे को खिसकने की कोशिश करने लगी। उसने सर बैकग्राउंड से पूरी तरह जोड़ लिया। उसकी आंखों में न जाने किस बात का खौफ उपरा। वो धीरे धीरे हाथों को दुपट्टे से आज़ाद करवाने की तकतो करने लगी, और उस शख्स का हाथ वहीं रुक गया। वो मज़ीद सख्ती से लब एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। आंखों में गेज़ो गज़ब नुमाया हुआ तो वो मज़ीद सहम गई। उसने धीरे से उसके चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे अड़ेस दिया। वो सहम कर उसे देख रही थी, जबकि वो लब पीछे किसी मशीन की तरह उस लड़की को देखते हाथ वापस खींच गया। हत्ता कि अमल भी उसने रुमाल लिपटे हाथ से किया था। तुमने मुझे 2 टके का भी नहीं छोड़ा हीर सावियार। वो बोला तो उसके लहजे में करखितगी नहीं थी, उसके लहजे में खालीपन था। अजीब सी काट खाने वाली खामोशी थी। मैं बेगैरत होऊंगा अगर दोबारा खुद से तुम्हारे करीब भी आ गया तो तुम मुझे वही कत्ल कर देना। आपने शोहर की बात नहीं मानी ना तुमने कि तुम पाक हो। तुमने अपने डर में मुझे हवस परस्त, बदकिरदार, फरेबी, मकार और न जाने क्या क्या बना दिया। मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया तुमने। वो बेड से खड़ा होता इसके दुपट्टे से बंधे हाथों को खोलने लगा था। उस शख्स के सीने में दर्द की एक लहर समा गई। उसने उसके हाथ खोल दिए और वो बस उसे देखती रह गई। ये तो तय था, हीर सावियार चाहे पूरी तरह होश में हो या पागल होने को, वो दोनों ही सूरतों में वान खान को सिर्फ तकलीफ़ ही दे रही थी। फ्रेश होकर बाहर आओ, अर्ज़म डिनर पर वेट कर रहा होगा। वो धीमे अंदाज में जज्बात सारी लहजे में बोलता, उसका दुपट्टा वहीं बेड पर फेंकता कमरे से बाहर निकल गया।
जाते हुए उसने फर्श पर पड़ी परफ्यूम की बोतल को ठोकर मारते उसे दीवार पर दे मारा, जो टूटकर कारपेट पर गिर गई। पीछे वो बेड पर बैठी दरवाजे को देखने लगी, जो आध खुला था और तेज़ी से धकेलने की वजह से हिल रहा था। वह कर्ब से लब भींच गई। वो ऐसा नहीं चाहती थी, वो शख्स को तो बचपन से चाहती थी। उस पर यकीन करने को दिल करता था, लेकिन फिर वो पल इसके हवासों पर सवार होते सब कुछ खराब कर देते। वो खुद को बहुत अरसा समझ रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी दुनिया में हज़ारों अच्छी लड़कियों के होने के बावजूद उस शख्स ने सिर्फ उसे ही क्यों चुना। वो अभी भी उसे गलत समझ रही थी, या शायद वैसी जगह फंस गई थी जहाँ दिल और दिमाग की जंग होती है। यूँ मुझे कब तलक सहोगे तुम, कब तलक मुब्तला रहोगे तुम, दर्दमंदी की मत सज़ा पाओ, अब तो तुम मुझसे तंग आ जाओ। मैं कोई मरकज़ हयात नहीं, वजह तख्लीक के कायनात नहीं। मेरा हर चारा अगर नढाल हुआ, यानी मैं क्या हुआ, वबाल हुआ। जौन गम के हजूम से निकले और जनाजा भी धूम से निकले, और जनाजे में हो ये शोरे जज़ी, आज वो मर गया जो था ही नहीं। जॉन लिया, वन ऑफ माई फेवरेट पोएट। सोए हुए मर्द को देखना कानून के ख़िलाफ़ है, ख़ासकर अगर वो शोहर हो तो। उसने जाती हुई शहज़ादी की कलाई पकड़े, इसे झटका देते खुद की जानिब खींचा था। कलब ने लब दांतों तले दबाए, आंखें ज़ोर से मीची। वह उसके सीने पर घिरी थी, इसकी आंखें अब भी बंद थीं। मुकाबल ने इसके चेहरे पर आई जुल्फ़ को कान के पीछे किया था। उसकी पुट टपश उंगलियों का नरम लिमस महसूस करते कलब की सांसें मत्थम पड़ने लगी थी। ये कानून कहाँ पर है? उसने एक आंख खोली, लब दांतों तले से आज़ाद किए। उसे खुद को तख्ता पाकर उसने पलकों की झालर गिराई। वो मसरूर सा हुआ था। निचले लब के किनारे पर पड़ता उसका डिम्पल गहरा तरीन हुआ। असीर आलम की कैद में इसका हर्जाना भी अदा करना पड़ता है, वरना रिहाई शायद कभी ना मिले, और इस दौरान आपको अच्छी खासी सज़ा मिल सकती है। इसकी कमर के गिर्द घेरा बनाते उसने हज़ार तंग करते आईब्रो चुकाई थी। इसके लबों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। वो वाहद वजूद था इस दुनिया में जिसे देखते वो खुलकर मुस्कुराता था। इसकी सारी वहशत इस शहज़ादी के आगे ख़त्म होती थी। हो क्या ना गला ख़राब, हो की आवाज़ चेंज। ले लो जी, अब क्या किया जाए। वह सिंफ नाजुक से नफ़रत का दावेदार मर्द इस शहज़ादी के आगे बेबस होता था, हर हथियार डाल देता था। उसने लब काटते नज़रें उठाई, उसे देखा था। उसके गाल मुकाबल की आंखों में मौजूद गहराई से दहक उठे थे। पुलिस ऐसे असूल भी बनाती है क्या? उसने मासूमियत आंखों में सजाए सवाल किया। वो इसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, जब मुकाबल ने कमर पर दबाव देते इसे ऐसा करने से रोका। वो इसकी मासूमियत पर लब दबा गया। वो लड़की से दिन ब दिन पागल कर रही थी। हाँ बिल्कुल, हर्जाना अदा करो, वरना तुम्हें जेल हो जाएगी। वहाँ सारा काम तुमसे करवाएंगे और तुम्हें खाने को फ़िश नहीं देंगे। इसने इंतहाई फ़िक्रमंद लहजा अपनाया था। इसकी बात सुनते वो सहम सी गई थी। इसकी मासूम आंखों में फ़िक्र उभर गई। पुलिस वाले शोहर, मुझे वहाँ नहीं जाना। उसने बेसाख्ता इसकी शर्ट मुट्ठियों में दबोची, जिस पर मुकाबल ने बामुश्किल अपना कहका रोका। इसे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था। या शायद वो भी उसकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी, तभी यूँ बोल गई, हर्जाना दो फिर। उसका चेहरा अपने चेहरे पर झुकाए उसने आईब्रो चुकाई। इसकी आंखों में चमक थी, और ये बात वाज़ह थी कि वह चमक सिर्फ कल्ब के लिए है, सिर्फ बर्फ़ की शहज़ादी की मासूमियत के लिए। कैसे दूँ? इसने नासमझी से सवाल पूछा था, पलकें झपकाते। वो इन पलकों की लर्जिश में अटक गया। फिर ऊपर छत को देखते इसने ठंडी आह भरी। वो लड़की कड़ा इम्तिहान थी। आंखें बंद करो, और जब तक मैं ना कहूँ खोलना मत। इसने इसकी शफाफ गर्दन पर मजबूत हाथ रखते नरमी से अंगूठे की मदद से इसे सहलाया था, जबकि इसकी हरकत पर इसकी आंखें साकित हो गई थी। वो पलकें झपकाए बगैर इसे देख रही थी। मुझे थोड़ा हलाल सवाब कमाने दो। मायनी खेजी से उसे देखते उसने इसकी गर्दन की उभरती नस पर अंगूठा फेरते खमार आंखों में बसाए कहा था। इसकी बात कल्ब के सर के ऊपर से गुजरी, फिर कुछ याद आते जहन में झमाका हुआ। इसके अंदाज पर इसे अपनी धड़कनें साकित होती मालूम हुई थी। इसने भी साख्ता खुश्क पड़ते लबों पर ज़ुबान फेरी और पलकें बार बार कई बार तेज़ी से झपकाई। वह इसके बचकाना अंदाज पर मुस्कुराया। इसके लबों के पास खड़ा वाज़ह हो गया था।
कलब ने इसके सीने पर रखते दोनों तरफ हाथ रखते गोया खुद के चेहरे को छुपाना चाहा था। आप काम पर नहीं जाते क्यों? कुछ याद आने पर इसने सर इसके सीने पर से ज़रा सा ऊपर उठाते आंखों में सवाल ये पूछा। उसका सवाल आसान था, लेकिन नसीर आलम को वो खासा मुश्किल लगा। मुझे निकाल दिया गया। उसे खुद की जानिब तकता पाकर इसके नरम गुलाबी लबों को हाथ बढ़ाकर धीरे से सहलाते उसने बड़ी सफाई से झूठ बोला। लेकिन क्यों? उसकी उंगली का नरम निमस अपने लबों पर रेंगता पाकर वह लड़ते लबों से बोली। उसकी पलकें शर्म से भारी होती चुक गई। वो सब कुछ भुलाए धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, इसलिए। वह लब दबाए हाथ इसके लबों से हटाते इसकी नाक पर ले जाते नाक को दबाते बोला तो वह एकदम पलकों की झालर उठाते इसे नासमझी खूफकी से देखने लगी। तो इसमें क्या है? वह नासमझी से बोली। लड़ता हाथ बार बार इसके सीने पर उठ गिर रहा था। जिसे समझते वो धीरे से मुस्कुराया और इसका हाथ उठाकर अपनी बियर्ड पर रखा। वो लब काट कर रहेगी। वो शरारतन इसे देखने लगा। वो इसकी हर हरकत भांप जाता था। अमला जेलस फील करता है कि या तो आप हमारे हो जाएं या अपनी बीवी के हो जाएं। वो इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत बनाते इसे लेते एकदम ही पलटते इसे अपने हिसार में कैद कर गया। वो इस अचानक आफताब पर घबरा गई। उसने ज़ोर से आंखें मींची। तो फिर मैंने भी कह दिया। उसने इसकी मींची आंखों पर पुरतपिश सांस छोड़ते एक नरम बूसा लिया और बात अधूरी छोड़ दी। वो इसके कंधे पर ज़ोर से हाथ जमा गई। दिल की धड़कनें एकदम ही बेकाबू हो गई, जैसे दिल धड़क धड़क कर भी बंद हो जाएगा। उसकी पुरतपिश सांसों के इर्ताश में कुछ तो तिलिस्म था कि वह जकड़ी गई उस तिलिस्म में। कि क्या कह दिया? उसकी सांसों की पुरसोच से रिथम अपने कान के करीब महसूस करते वो टिकते लहजे में बोली। उसने झुककर इसके लबों के किनारे पर धीरे से गुस्ताखी की। वो लब सख्ती से भींच गई तो वह दिलकशी से मुस्कुराया। यही कि सर्दियाँ हैं, कुछ ख्याल करे गरीब का, या फिर अगर आप बीवी को छोड़ने का कह रहे हैं तो रज़ाई ले दें। वो बामुश्किल कहकों को काबू करते बोला। उसकी सब्ज रंग आंखें चमक रही थीं पूरी आबोताब से, जबकि उसकी ज़ुमैनी बात पर इसके सीने में चेहरा छुपाए इसकी शर्ट का मजबूती से कंधों से थाम के। जाना, मुझ में छुप रही हो मुझसे ही घबरा कर। इसकी उठी गर्दन की पिछली जानिब हाथ रखते वो मखमूल बोझे लहजे में बोला। उसने बहुत नरमी से उसकी गर्दन की पिछली जानिब को सहलाते हाथ उसकी गर्दन के दाएं जानिब आधा गर्दन और आधा रुखसार पर रखते धीरे से उसे सहलाते उसके खुद में सिमटते वजूद को देखा। इस तरह मुझ में सिमट कर इतनी यकबस्ता रात में तो मुझे हरारत के अलावा बेकरारियाँ भी बख्श रही हो। हाथ धीरे धीरे से उसके रुखसार से होता उसकी कान की लू पर पहुँचते कान की लू को धीरे से सहलाने लगा। वो एकदम सांस रोक गई। फ़ोन पर होती बैल पर वो बुरी तरह दांत भींचते माथे पर तेवड़ी चढ़ाए मोबाइल को देखने लगा। वो इसे अलग होता मोबाइल उठाए कान को लगाते दूसरी जानिब से की गई बात सुनने लगा, जबकि वो इसके चिड़चिड़ेपन को नोट करती धीमे से मुस्कुराई। उसने गर्दन मोड़कर एकदम उसे देखा तो वो मुस्कुराहट रोक गई। तुम सो जाओ, मैं जल्द आ जाऊँगा, मुस्कुरा कर बोलते इसके माथे पर बोसा देते। फिर बेड से नीचे उतरते उसने मोबाइल को बदमज़ा होकर देखा। क्या हुआ? वह जानती थी उसकी बदमज़ा हुई हालत, तभी लुत्फ़ लेने को अनजान बनते बोली। वो जो दरवाजे की जानिब जा रहा था गर्दन मोड़ कर इसे देखा। एक रूल होना चाहिए। वो पुरसोच अंदाज में लब का कोना काटता फिर इस बात में सर हिलाता बोला। क्या? हाथ थोड़ी के नीचे जमाते जैसे वो महसूस हुई। शादीशुदा जोड़ों को ख़ास तौर पर सर्दियों की रात में फ़ोन करने वालों को उम्र कैद सुना दी जाए। वह सब्ज़ आंखों में चमक लिए बाईं आंख दबाता बोला तो इसकी बेबाक बात पर भी कहका लगा कर हंस पड़ी। वो कड़े इम्तिहान में गिर गया। औरत होती तो जालिम ही है आखिर। उसके दमकते चेहरे को देखते वो हसरत से बोला। फिर एकदम लंबे लंबे ढक पड़ता उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ा और नीचे झुकते इसके लबों पर नरमी से लब रखते एक गहरा बोसा दिया। वो आंखें फैलाए अपने लबों पर इसकी जुनून खेजी को शुमार करने लगी, जबकि वो इससे अलग होते इसकी पेशानी पर वापस से लब रखता इसे हैरत में मुबतला किया पलट गया। वह मुंह खोले इसकी पुश्त को घूर रही थी। सांस जैसे उसकी इस बेबाक गुस्ताखी पर सीने में ही डूबने लगा। वो वापस पलट कर इसे देखने लगा। और औरत के जुल्म का बदला सिर्फ मर्द ही ले सकता है। फिर वो बालों में हाथ फेरता बड़ी अदा से बोलता कहका लगाकर बाहर निकल गया, जबकि वो लब काट कर रह गई। उसके लबों का लिमिस वो भी अपने लबों पर महसूस कर सकती थी। बेशर्मी रहना हमेशा, वो ऊंची आवाज़ में वहीं से चलाई
और धीरे से लबों पर शहादत की उंगली फेरी। एक सनसनी सी उसके पूरे जिस्म में फैल गई। वो झिझरी ले उठी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वो सीढ़ियाँ उतरता हाँक लगा कर बोला। वो जानती थी वो फिर से हाथ पीछे ले जाते, सर को खम देकर बोल कर क्या होगा। ये उसकी हमेशा की आदत थी, जिसे वो बड़ी आसानी से पकड़ लेती थी। कलब को सीर आलम की वो आदत पसंद थी, उसका सर को खम देकर उसकी बात मानना, ऐसे जैसे वो कोई शहजादी हो और वो उसके हुक्म का गुलाम। वो सोने के लिए लेट गई। उसके हिसार की कमी शिद्दत से महसूस होने लगी। रात की तारीकी में यूं पहली बार चल रहा था जैसे कोई चोर दबे कदमों चलता है, और सोने पर सुहागा वो था भी अपने घर में, लेकिन फिर भी किसी खदशे के तहत वो बहुत मोहतात अंदाज अपनाए चल रहा था। उसने अंदाज़ा लगाया वो सो चुकी होगी। वो सीढ़ियों के नज़दीक नीचे खड़ा था। उसने नीचे ज़मीन पर बैठकर अपने महंगे कीमती जूते उतारे जो किसी माया चीज़ से तर थे। नीम तारीकी में पता चला वो खून था। उसके जूतों से कुछ खून उसके पैरों पर भी पड़ गया। वह जूते हाथों में थामे सीढ़ियाँ चलने लगा। कैसा मजाका खेज मंजर था। वो माफिया मैन अपनी बीवी के डर से अपने ही घर में हाथ में जूते पकड़े चोरों की तरह चल रहा था कि कहीं उसकी बीवी जाग गई तो उसकी हकीकत उस पर आश्कार ना हो जाए। वो कमरे के बाहर खड़ा था। उसने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे में नीम तारीकी थी। उसने सामने बेड पर देखना चाहा। वो हैरत में था, वहाँ कोई नहीं था। वॉशरूम की लाइट भी बंद थी, बालकनी का दरवाज़ा भी बंद था। फिर वो कहाँ गई? इसका दिल पहली बार कुछ खोने के खौफ से कांप उठा। कीमती जूते हाथ से नीचे गिर गए। असीर! उसे अपने अकब से एक नस्वानी जाने पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वो सख्ती से लब भींच गया, लेकिन उसकी आवाज़ सुनते कम से कम दिल को सुकून तो मिला। अब उसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा। वो फंस चुका था। एकदम कमरा रोशन हो गया। वो उसके पीछे खड़ी थी, दरवाजे के पीछे, जैसे उसे पता था वो आ रहा है और वो चुप कर खड़ी हो। खून! उसके लबों से बहुत मध्यम फड़फड़ाहट के बायस बहुत हल्की आवाज़ निकली और कुछ अल्फाज आज़ाद हुए। वो ज़बत से सांस पे ही रोक गया। दिल तो बंद होने वाला था। वो आंखें बंद करते फिर खोलता सुकून से पलटा। ये क्या हुआ आपको? ये खून कहाँ से आया? इतना सारा खून? ये खून ही है ना? वो हैरत और खौफ से उसे देख रही थी। उसके लफ्ज़ लड़खड़ा गए। सामने खड़े शख्स की स्काई ब्लू शर्ट पर खून के बड़े वाज़िया धब्बे थे। उसके बाल माथे पर बिखरे हुए थे और उससे खून के कतरे बहुत धीमी रफ्तार से टपक रहे थे। हाथ खून से तर थे। चेहरे पर भी खून के छींटे नुमाया थे। पाँव पर भी खून था। गर्ज ऐसा मालूम हुआ जैसे वो खून से नहा कर आया हो। उस शख्स ने सर उठाकर उस लड़की को देखा। वो लब एक दूसरे में सख्ती से पविस्त कर गया। कलबू को उससे उसकी खामोशी से खौफ आने लगा। वह एक कदम उसकी जानिब बढ़ा तो वो फ़ौरन खौफ के तहत पीछे हो गई, जबकि उसकी हरकत उस शख्स के दिल पर शदीद किस्म की नागवार गुजरी। मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, तुम्हारी मौत भी, लेकिन तुम्हारी आंखों में मुझे दो जज्बात कबूल नहीं। पहला मेरे वजूद से खौफ और दूसरा मुझसे नफ़रत। वो इसकी जानिब बढ़ते एकदम इसका बाजू दबोचे सफाकियत से बोला। उसके हाथों का खून उसके कपड़ों पर भी लग गया। वो सांस रोके दम साधे उसे देखने लगी। ये क्या? वो कुछ बोल ना पाई। असीर आलम ने गहरा सांस भरते जैसे खुद के अंदर बैठे पागल हैवान को खुद के अंदर वापस सुला दिया। मुझे निकाल दिया है ना पुलिस की जॉब से, अब पेट पालने के लिए गरीब को काम तो करना होगा ना, इस घर का किराया भी तो देना है ना। वो इसकी बाजू पर गिरफ्त ढीली करते बहुत नरमी से इसकी बाजू को अंगूठे से सहलाते उसे पुरसुकून करने लगा, जो हैरत से उसे देख रही थी। कि क्या काम? वो लड़खड़ाते लहजे में उसे देखते बोली। उसे अजीब सी घिन महसूस हुई उससे। पहले तुम लड़खड़ाना बंद करो, मुझे सख्त जहर लग रहा है। वो वापस माथे पर तेवरी चढ़ाए इसे घूरते बोला तो वह नर्वस हुई। उसे समझ न आया वो क्या बोले। क्या काम करते हैं बाप? वो लहजे को नॉर्मल बनाते फीका सा मुस्कुरा कर बोली, वरना उसका हुलिया ऐसा ना था कि उस जैसी नाजुक दिल लड़की वहाँ खड़ी भी रह पाती। मैं कसाई हूँ अब। शाबाश। वो उसका बाजू छोड़ते शर्ट के बटन खोलते बोला। नज़रें चुराई गई थी, जैसे झूठ बोलना और फिर उसे देखकर झूठ बोलना दुनिया का मुश्किल तरीन काम हो। क्या? किस किस्म का गोश्त बनाते हैं आप? वो कदरे मुतमईन थी, लेकिन फिर भी मुंह बनाकर बोली। उसकी बात पर कफलिंग्स खोलते उस माफिया मैन की आंखें चमक उठी। लबों पर तुर्श सी मुस्कुराहट उभरी। हर किस्म का, हर क्वालिटी का। बस ये सोच ले कि वो जो मुस्कुराहट उभरी है ना, और जो उसकी आंखें चमकी हैं वो किस अंदाज में चमकी हैं, और हर किस्म का, हर क्वालिटी का। शर्ट उतारते उसे बाजू पर रखते वो उसे देखते मुस्कुरा कर बोलता, बड़ी सफाई से झूठ बोल गया।
कलब इस बात में सर हिलाते सोचने लगी, शायद वो पहला ऐसा माफिया मैन था जो अपनी बीवी की नज़रों में खुद के लिए नफरत ना देखने के लिए कसाई बन गया था। और अगर उसकी बीवी जान जाती आखिर वो किसके टुकड़े करता है तो वो न जाने क्या कह ढाता। तभी खून से लथपथ हूँ आज का जानवर बहुत तंग कर रहा था। उसने तसव्वुर में उस आदमी को सोचा जो बगावत पर उतरा था, जिसे वो मार कर आया था। आपको रात को भी बुलाते हैं काम पर? कलब उससे शर्ट लेते बोली तो वो मासूमियत और बेचारगी से उसे देखने लगा। क्या करूं बेगम, गरीब बंदा लोगों के हुक्म मानने के अलावा और कर भी क्या सकता है। वो महजूज हुआ था। कलब ने गुस्से से सर पर हाथ मारा। बदतमीज़ लोग हैं वो जो आपको इतनी रात को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप फ्रेश हो जाएं, हम भी कपड़े तब्दील कर लें। वह मुस्कुरा कर बोलती कमरे से बाहर निकल गई। उसके हाथ में उसकी शर्ट पकड़ी हुई थी, जैसे बाद में वॉशिंग में डालकर धुलवा देती, यानी हर सबूत तमाम हो जाता। वो पहला ऐसा माफिया मैन था जो अपनी बीवी की मासूमियत के लिए खुद मामूली सा कसाई बन गया था, जबकि हकीकत तो ये थी कि उसकी मासूम बीवी उसके हाथों बेवकूफ़ बन गई थी। वो आम जबान में कसाई था, लेकिन जानवरों का नहीं। जारी है। शेयर द एपिसोड मस्ट नॉवेल्स, रोमांटिक, वहदिया ज़हरा नॉवेल्स। हमारी आँख का मसला हो गया। ये उस टाइम राइटर की आँख में ना थोड़ा सा इशू था, अब नहीं है। ठीक है, वैसे वो बीमार है और हम भी। प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा हमारे लिए, प्लीज़। और जो करते हैं थैंक यू। अगर राइटर आपको रिप्लाई नहीं दे पाती तो नाराज़ मत हुआ करें, ठीक है। आप कमेंट किया करें, वो आपके कमेंट सारे ही सीन करती हैं, बस रिप्लाई नहीं दे पाती। और फेसबुक पेज वालों ने तो इतना गंदा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर दिया ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। कहाँ पे पहले 3K तक लाइक्स आते थे और कहाँ पे इतने। अगर बाकी राइटर्स ऐसे करती हैं कि वो पहले यूट्यूब पे देती हैं, फिर उसका लिंक शेयर करके अपने पेज पे देती हैं, और देने के बाद वो क्या करती हैं कि फिर वो एपिसोड अगले दिन रिटर्न में देती हैं, कुछ घंटों बाद रिटर्न में देती है। अगर दिया ज़रा ऐसे करने लग जाए फिर उससे वो भी तो कमा ही सकती है, फेसबुक से अपने अर्निंग कर सकती है। लेकिन उन्होंने दोनों को ही ऐसे रखा हुआ है कि नहीं हम वैसे ही देंगे, और ये फिर भी नहीं, पता नहीं फेसबुक वाले क्या है। अगर ऐसे ही रहा ना, चलता रहा, तो आप लोगों की मौजें लग जाएंगी और यूट्यूब पे एपिसोड आएगी फिर। ओके, आगे पढ़ते हैं। नावल मिस्टर पोजेसिव लव एपिसोड 54। सो हम 54 एपिसोड को रीड आउट करेंगे। डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट माय परमिशन और रिजर्व टू दियर सारा नॉवेल्स। लाइक द एपिसोड, फॉलो द पेज। आप लोग यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, उन्होंने ऊपर वार्निंग भी लिखी हुई थी कि अगर इस किस्त पर लाइक अच्छे ना हुए तो हम यूट्यूब पे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ढीठों ने लाइक अच्छे नहीं किए। और फिर कुछ लोग आ जाते हैं, फिर वो फ्री यूज़र्स होते हैं तो वो नहीं कर पाती। फिर खैर पढ़ते हैं हम। तुमने उसे बताया नहीं कुछ भी? गाड़ी की स्पीड बढ़ाते, सामने खाली सड़क पर एक नज़र डालते उसने साथ खामोश बैठे कायान सिकंदर को देखते सवाल किया। उसने कहा, मैं कातिल हूँ, फरेबी हूँ। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बोला, बाजू सीने पर बांधे जैसे खुद पर जब्त किया जा रहा। आंखें छलकने को बेताब थी। तुम इसे सच बताओ, जाज़म ने सड़क पर देखते दूसरा सवाल किया। मैंने उससे मोहब्बत की थी और बहुत कमाल की थी। उसने मेरी मोहब्बत पर वार किया है। मैं उस लड़की को क्या सफाई दूँ अपनी, जिसकी इज्जत मैंने भरी महफिल में बचाई? क्या सफाई की ज़रूरत थी? क्या उसे इल्म नहीं कि कातिल फरेबी शख्स इज़्ज़तें महफूज नहीं करते, पामाल करते हैं? इस पूरे सफ़र के दौरान वो पहली बार तफसील से गोया हुआ। उसके लहजे में इस्तज़ायापन था, जैसे वो खुद पर हंस रहा हो कि उसने किसी से मोहब्बत करने की गलती की ही क्यों। तो क्या उसे जाने दोगे? गाड़ी उसके घर के सामने रोकते जाज़ब कमाल ने ब्रेक लगाते गर्दन मोड़ कर उसे देखा, जिसका चेहरा ज़बत से सुर्ख पड़ रहा था। मीडिया उसके घर के आसपास खड़ी थी, जैसे सिक्योरिटी काबू करने की तकदो में थे। मैं जीना चाहता हूँ, उसने धीरे से गर्दन मोड़कर खुश्क लबों पर ज़बान फेरते बहुत मुश्किल से कहा। उसकी शहद रंग आँख से आंसू का कतरा उसके मजबूत हाथ पर गिर गया। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो लरसते लहजे में बोला। लब फ़ौरन पींच लिए कि कोई उसकी हिचकी सुनकर उसका मजाक न बनाए कि मर्द है और रोता है। मर्द रोते नहीं हैं। यह फ़लसफ़ा भी यकीनन एक औरत ने बनाया होगा, वरना मर्द तो जानता है ना कि ज़ख़म उसके दिल को भी चीरते हैं। आंसू उनकी आंखों से भी गिरने को बेताब होते हैं। काश जब ये फ़लसफ़ा बना कि मर्द रोते नहीं हैं तब भी इसे रद्द कर दिया जाता। कहते हैं मर्द मजबूत है, मजबूत। मर्द को तो अपनी ही आंखों से आंसू बहाने का इख्तियार हासिल नहीं होता। तुमने क्यों भेज दिया उसे? रोक लेते। जाज़म ने सख्ती से लब खींच लिए। उसे तकलीफ़ हुई अपने दोस्त की तकलीफ़ से।
एक बार आंख से ही इशारा कर दे, मैं भी उसे पकड़ कर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। वो शिद्दत से बोला, बागी लहजे में। कियान ने नज़र उठाकर उसे सर्द नज़रों से देखा। उस कहकर मत पुकारो मेरी बीवी को। वह सख्ती से जबड़े पींच गया, जबकि नज़र उसके चेहरे से हटा ली गई। वह गाड़ी का दरवाज़ा खोल गया, जबकि जाज़ब कमाल उसकी पुश्त को देखता रह गया। अब क्या करोगे तुम? उसे दरवाज़ा बंद करते देख वो धीरे से बोला, मैं आखिरी बार अपनी मोहब्बत पर मातम करना चाहता हूँ। मैं आखिरी बार उससे गिड़गिड़ा कर पुकारना चाहता हूँ। मुझे पता है वो नहीं आएगी, लेकिन मैं अपने दिल को बहलाना चाहता हूँ यार। उसके गले में फंदा सा अटक गया। वह जख्मी सा मुस्कुराया, आंखों में नमी भर गई। उसका दोस्त उसे पुलिस को सब सच बताते बाहर तो ले आया था, लेकिन जाज़ब कमाल कयान सिकंदर को फजर रिजवान के दिए गए जख्मों की कैद से आज़ाद नहीं करवा पाया था और ना करवा सकता था। चल पार्टी करते हैं। जाज़ब ने गाड़ी से बाहर निकलते एक नज़र दूर खड़ी मीडिया को देखते फिर उसे देखकर कहा तो वह नम आंखों से हंस दिया। बड़ा कमीना है तू, मेरे गम पर जश्न मनाएगा? उसने खफीफ सा तंज किया तो जाज़ब उसके बराबर आते गाड़ी से टेक लगाए खड़ा हो गया। सिक्योरिटी ने मीडिया को बाहर निकाल दिया। दोस्त हूँ, तू बर्बाद हो या आबाद, तुझे खुश रखूँगा। वो दोनों गाड़ी से टेक लगाए खड़े थे। कायान सिकंदर ने नजरें टेढ़ी करते उसे खफीफ नज़रों से देखा। तुमने क्या किया जाज़ब? जाज़ब कुमार ने सिगरेट सुलगाई। वो सामने घर को देख रहा था, जबकि कायान सिकंदर ने गर्दन मोड़ कर उसे देखते उससे सवाल किया। क्या किया मैंने? वह नज़रें मिलाए बगैर बोला, तुमने सिगरेट सुलगाई है, यकीनन तुमने कुछ गलत किया है। वो गाड़ी से टेक लगाए वापस सीधा होते बोला, हाँ कुछ ख़ास नहीं। वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते सरसरी अंदाज में बोला और सिगरेट उसकी जाने बढ़ा दी। जैसे थाम कायान सिकंदर ने गहरा कश लगाया। किसके साथ लड़ाई की? जैसे वो जानता था साथ खड़े शख्स की फितरत। वो सिगरेट तब भी सुलगाता था जब उसने कुछ गलत किया हो और वो उसे कायान सिकंदर को बताना चाहता हो, लेकिन इस शर्त पर कि कायान सिकंदर खुद उससे पूछे कि क्या हुआ। ये जाज़ब कमाल का छोटा सा कोड था उससे कोई अहम गंभीर बात शेयर करने का। कत्ल किए, उसने बाजू सीने पर बांधे कहा। 2000? वो धुआं हवा में तहलील करते दिमाग की फटती नसों से ध्यान हटाता बोला, नहीं बस 16। वो खुश्क लबों पर बस 16। तोबा। वो खुश्क लबों पर जुबान फेरते बोला तो बेसाख्ता कायान सिकंदर ने गर्दन घुमा कर उसे देखा। उसके हाथों से सिगरेट छूटकर ज़मीन पर गिर गया। बस 16? वो हैरत से उसे देखते बोला, अपने अंदर खोलते गम की परवाह किए बगैर। हाँ बस। सीने से बाजू अनफोल्ड करते उसने लापरवाही से उसे देखा। इतने कम? 2-4 और करो। वो दांत पीस कर बोला, एक मज़ीद रहता है। वो शान बेनियाजी से बोला तो कायान ने गाड़ी से टेक छोड़ते उसके सामने आते उसे घूरा जो शान से बता रहा था। तुमने फिर से वैसे ही किया ना जाज़ब? किसके साथ किया तुमने ऐसा? वो गुस्से से चिल्लाया, जिस पर मुकाबल नज़रें चुराता खामोश रहा। तुमने कहीं यमन? वो मेरी बीवी है, ना मत लो उसका। वो बड़े तेज़ लहजे में दबे दबे गुस्से से बोला तो कायान सिकंदर ने हैरत से सर थाम लिया। उसे पता चल गया? कब से कर रहे हो ऐसा? वो इसके कंधे पर जोर लगाते उसे मुकम्मल गाड़ी के साथ पटकते बोला। उसका बस नहीं चल रहा था मुकाबल पर। तुम जानते हो ना मुझे, मैंने जानबूझकर नहीं किए। कोई और उसे देख रहा था। मैं क्या करता, मजबूरी थी मेरी। जाज़िम ने उसके हाथ झटके, जबकि उसके पागलपन पर वो बस साकित रह गया। ये दूसरा जख्म था जो उसे मिला। फरिश्ते अव्वल पर अभी भी वो जालिम लड़की थी। तुमने 16 लोगों का कत्ल किया और तुम कह रहे हो मजबूरी थी। कब से मार रहे हो? वो भी तेज़ लहजे में चिल्लाया। जाज़िम ने सख्ती से लब पीछे। 4 साल। वो ज़मीन को घूरते बोला। उसने नज़रें कायान से नहीं मिलाई। क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? भूल है तुम्हारी। कायान बालों को हाथों में पकड़े गुस्से से खींचते उस पर चिल्लाया। उसे रहना होगा, मैं सबको मार दूंगा, तब तो रहेगी ना। वो गाड़ी के टायर पर पाँव मारते शिद्दत से दौड़ा तो कायान सिकंदर ने मज़ीद हैरत से उसे देखा। जाओ मातम मनाओ आखिरी बार तुम। उसके गुस्से से तने चेहरे की परवाह किए बगैर उसे पीछे को धक्का देते वो गुस्से से वहाँ से निकल गया, जबकि वह शख्स बस सर थाम कर रह गया। वो 10 साल की उम्र से ऐसा था और अब अपनी मौत तक वो ऐसा ही वहशी रहने वाला था। ये कायान सिकंदर बखूबी जानता था। वो शिकस्ता कदमों से घर के अंदर बढ़ गया। एक गम कम था जो दूसरा भी उस शख्स के कंधों पर हावी होते उसके कंधों को मज़ीद झुका गया। मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ ऐसा मत कर जाना कि तुम्हें पछताना पड़ जाए। वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो पहले ही कदम पर एक टूटी फूटी सी आवाज़ उसके कानों में किसी हथौड़े की मानने लगी।
उसने ज़बत से आंखें मीच ली और सर उठाकर सोफे पर बैठी अपनी माँ को देखा। कहा था ना मैंने बेटा, वक्त वार बहुत बुरा करता है, वो यासियत से बोली। सामने टीवी स्क्रीन पर उसके बारे में न जाने कैसी कैसी न्यूज़ चल रही थी। वो मुठ्ठियाँ भी भींच गया। आखिरी मातम। उसके जहन में अपनी कुछ देर पहले की ख्वाहिश गर्दान करने लगी। उसका दिल लड़सने लगा अपनी माँ के लफ्ज़ों के चलते। बेशक तुमने जो मर्जी काम किया, लेकिन तुमने पहल गलत रास्ते से की। अपनी चाल में वाज़ह फ़र्क महसूस करो। कैसे क्रोफर से चलते थे ना तुम, जैसे कोई खुदा हो ही ना, नाउज़ुबिल्लाह। वो आगे बढ़ रहा था जब फिर से आवाज़ गूंजी। वह ज़बत खो बैठा। उसकी आंख से आंसू टूटकर फर्श पर गिर गया। सीने में सांस उलझ गई। बद्दुआएं भी अर्श हिलाने का हुनर रखती हैं कायान सिकंदर। वो गहरा सांस भरते नम लहजे में बोली। उनका लहजा गमगीन था और उस शख्स के कदम मन मन भारी के हो गए। वो खुद को जैसे घसीटने लगा। सदियां लग जाती हैं तौबा कबूल होने में, तो फिर तुम कुछ सालों की रियासत को क्या समझते थे? वो लब पींचते अफसोस से बोली। नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा। वह बुरी तरह लब पींचने की कोशिश कर रहा था। आंखों में कैद नमकीन पानी बाहर छलकने को बेताब था। वो बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। एक चीज़ को अल्लाह ने किसी मसलिहत की बना पर तुमसे दूर किया, और दूसरी को तुमने खुद अपने माल की बना पर। वो उनके करीब खड़ा था और बिलाखिर आंसू जीत के आंखों से वो खुद को आज़ाद करवा बैठे। वो यूँ रोया जैसे सब तमाम हो गया हो। मर्द औरत के लिए नहीं रोता, सब यही कहते थे, और उसने इसी बात पर अमल किया। लेकिन आज ज़माने बीत जाने के बाद उसे पता चला, मर्द अपनी हर पसंदीदा चीज़ के दूर हो जाने पर रोता है, और उस मर्द को रोते हुए खुदा के बाद सिर्फ वो खुद देखता है। मेरी तौबा कबूल नहीं हुई। मैं अब भी गुनाहगार हूँ। बरसों बीत जाने के बाद भी मैं तही दामिन हूँ। वह ज़बत के हर पहरे को हटा गया। गले में गिल्टी उभर कर मधूम हुई। वह ज़मीन पर गिरता सिसकता चला गया। ऐसी सिसक जो रूह छलनी कर रही थी। माँ वो चली गई, और फिर बदकिरदार मर्द को एक नेक सीरत औरत कैसे मिल सकती है? वो सही थी। वो सोफे के पास नीचे ज़मीन पर बैठे सिसकियों के दरमियान बोला। उसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। दिल फटने लगा। आंखों में सुरख ढोरे थे और चेहरे पर तड़प, पागलपन, वहशत, न जाने क्या क्या। उसने वो सज़ा मेरे हिस्से लिखी जिसका मैं हकदार नहीं था। उसने मेरा दिल निकाल कर फेंक दिया और कहा, कायान सिकंदर, खुदा तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे। वह साकित नज़रों से अपनी माँ को देखते बोल गया। उसकी माँ की होलनाक हिचकी वहाँ गूंजी। उस शख्स की हालत काबिले रहम थी। मैंने तो सब छोड़ दिया था ना। हाँ माँ, आप ऐसा करें, आप उसे ला कर दें मुझे। बोले, माँ ला कर देंगी ना? ला दें उसे मेरे पास, मैं हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ एक बार फजर ला दे मुझे। मैं सब छोड़ दूँगा, सब कुछ। बस एक बार उसे दे दे मुझे। मैं बस उसे याद रखूँगा माँ, बस एक बार। वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। उसके मुंह से सिगरेट की बू आ रही थी। सोफे पर उसकी माँ बैठी कर्बोजियत से उसकी बिखरी पागल होती हालत देख रही थी। उसके जुड़े हाथ लड़स रहे थे बुरी तरह। घटी घटी सिसकियाँ खामोशी में गहरा करब छोड़ रही थी। वो शख्स मर रहा था। एक बार उसे कहें, मुझे देख ले, मुझसे मिल ले। उसे बताएं कायान सिकंदर की सांसें बिखर रही हैं। उसे बताएं वो मेरा सुकून लेकर बैठी है वहाँ। उसे बताएं कायान सिकंदर तड़प रहा है। उसे जाकर बताएं ना, कायान सिकंदर मर जाएगा उसके बगैर, मैं मर जाऊँगा। वो करब से आंखें मीच कर ज़ोर से चीखा। दिल में दर्द की ठेस उठती महसूस हुई। वो शख्स नफासत पसंद था, शहजादों जैसा, लोगों को जूतों की नोक पर रखने वाला। आज खुद ज़मीन पर फ़कीर बना बैठा था। उसने माँ की गोद में सर रखा। दिमाग की शरियाना फटने वाली हुई, इसलिए उस पर गूंदगी तारी होने लगी थी। और फिर बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, इश्क बहुत जालिम है। वो बादशाह को फ़कीर और फ़कीर को बादशाह भी बना देता है। इश्क बहुत जालिम है, वो रहम की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं। मैं जीना चाहता हूँ माँ, जीना चाहता हूँ मैं। वो अपनी माँ की गोद में सर रखे बहुत धीमे लहजे में बोल रहा था। आवाज़ अलग से गायब हो रही थी। दिल बहुत मध्यम रफ्तारी से धड़क रहा था। वो मेरी दुनिया तबाह करके गई है। वो इनकी गोद में ही नफ़ी में सर हिलाते रोते हुए बोल रहा था, आधे अधूरे लफ्ज़ों के साथ, अज़ियतनाक लहजे में। वो तो माँ थी ना, गुनाहगार ही सही, औलाद तो थी ना।
वह शीर्षक पढ़ी थी। तर्जुमा। नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए हैं और नापाक मर्द नापाक औरतों के लिए हैं और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। वो तो पाक है ना, फिर वो नापाक मर्द को नहीं मिल सकती माँ। वो नापाक मर्द को कैसे मिल जाती? कैसे? वो उनकी गोद से सर निकालता, सुर्ख आंखें लिए दीवानगी की हथों को छूता, लड़खड़ा कर खड़े होते, लड़ते अटकते लहजे में बोलता, आगे बढ़ गया। उसकी माँ उसके लड़खड़ाते गिरते कदमों को देखने लगी। इस दिल को समझाओ माँ, वो पाक औरत नापाक मर्द के हिस्से नहीं आ सकती। इस दिल को समझाओ। वो सीढ़ियों पर हाथों के बल गिरा, बड़बड़ा रहा था। उसके लहजे में गम और रंज के साथ पागलपन भी था। देखा, चली गई ना मुझे छोड़कर, नहीं हुई मेरी तौबा कबूल। बरसों गुजर गए, मैं बोझ नहीं उठा सकता, मेरा दिल थक गया है माँ। वो सीढ़ियों पर बार बार गिरते उठते ऊपर की जानिब जा रहा था। उसकी माँ की आंखें अश्कबार थी। लोग कहते थे, और वो शख्स, हाँ वही शख्स, वो खूबसूरत तो था लेकिन खूबसीरत ना था। उसने आखिरी मातम किया, उसे आखिरी बार पुकारा। वो जानता था वो नहीं आएगी, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। फजर ज़बान शख्स को गुनाहगार मानती थी और वह शख्स खुद की तौबा रद्द किए जाने का सबूत उस लड़की का उसे छोड़कर चले जाना मानता था। इस कहानी में अगर दोनों ने किसी चीज़ को नज़रअंदाज किया तो वो सब्र था। मैं इसके दिल में रहा हूँ, लेकिन अब उसके दिल से निकल चुका हूँ। वो अपने रास्ते चला गया है, मैं अपने रास्ते चला गया हूँ। अब इससे ज़्यादा कोई भी मुझसे सवाल पूछा मैं रो पड़ूंगा। था मेरी आंखों का जो भी तारा, सभी से ज़्यादा मुझे था प्यारा। था मेरी चिलमन का एक सितारा, वो कैसे मुझसे बिछड़ गया है, ये कमाल पूछा मैं रो पड़ूंगा। खुदारा अब भी है मेरी चाहत, वो चाहे मुझसे बिछड़ गया है। खुदारा सुन ले, कभी भी उस पर ज़वाल आया मैं रो पड़ूंगा। अभी मैं खुश हूँ, अभी वो भूली हुई है मुझको, मगर अचानक कभी जो उसका ख्याल आया मैं रो पड़ूंगा। उसके होंठों की मुस्कुराहट, वो उसके चेहरे की रोशनी पर कभी खुदाया जो अंधेरों का ज़वाल आया मैं रो पड़ूंगा। उसने खौफ से सामने सोफे पर लेटे वजूद को देखा, आंखों पर बाजू रखे। वो सोफे पर नीम दराज था। नीम अंधेरे में उसके भींजे लब उसके सख्त बेचैन होने का सबूत दे रहे थे। उस लड़की को एकदम अंधेरे से खौफ महसूस होने लगा। वो बेहद आहिस्तगी से बेड से नीचे उतरी। पाँव में शदीद दर्द की लहर यकलख्त दौड़ गई। पाँव अभी भी जख्मी थे, खून निकलते अब खुश्क हो गया था। वह दबे पाँव खुद के लरजते वजूद को संभालते आगे बढ़ी। वो इस ज़िंदान से निकलना चाहती थी। वो जाना चाहती थी उस शख्स से दूर, बहुत दूर, वहाँ जहाँ वो शख्स ना हो, फिर चाहे वो जगह खबर ही क्यों ना हो। वो दरवाजे के पास पहुंची। डर से उसने गर्दन हल्की घुमाकर पीछे सोफे की तरफ देखा। वो वैसे ही लेटा हुआ था, किसी बर्फ़ की मानित मुंजमद। उसने सख्ती से लब पीछे और सामने देखते बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला। क्लिक की आवाज़ से दरवाजे का लॉक खुला। उस लड़की ने दरवाजे को धीरे से वार किया तो कमरे में चिड़चिड़ाहट की तेज़ आवाज़ फैल गई। वो डर कर लब दांतों तले दबा गई। उसने फिर से गर्दन घुमाकर पीछे की जानिब देखा। तुम्हारी आहटों का मुंतज़िर शख्स तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? सर्द सरसराती आवाज़ उसे अपने बिल्कुल करीब से आती मालूम हुई थी। उसने गर्दन उठाकर देखा। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। वो लब शिद्दत से कुचल गई। आंखों से आंसू टूट कर गिरे। क्यों कर रहे हो ये सब? वो अटकते लहजे में बोली। और यही से ही हिम्मत उस शख्स ने ज़ोर से दरवाजे पर हाथ मारकर दरवाजे को बंद करते ख़त्म कर दी। वो खौफ से उछली तो पड़ी थी। मेरा खून खोलता है जब तुम मेरे दायरे से बाहर निकलती हो। मेरे बस में होता तो मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा देता कि कोई भी तुम्हें नज़र भर कर देख ना पाता। मुसरख होती आंखों से लफ्ज़ों पर दबाव देते शिद्दत जज्बात में बोला था। उसकी आंखें सपाट थी, बिल्कुल खाली। कहीं दूर, कहीं नमी का समुंदर आबाद था। तुम्हें ज़रा बराबर पछतावा नहीं? वो फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। उसे पता न चला कब आंसू का कतरा टूट कर उसके गाल पर लुढ़क गया। वह दरवाजे के बिल्कुल साथ लग गई। उसके हिसार से उसे घुटन होने लगी थी। मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं है यमन वहीद। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वह नज़रें उसके जख्मी पाँव पर गाड़ता बोला। उसके लहजे में नदामत ना थी
और इस लहजे पर यमन वहीद की हिचकी कमरे में गूंजी। जाने दो यहाँ से, घुटन हो रही है मुझे। दरवाजे के साथ लगे कांपते वजूद के साथ वो हिचकियाँ भरते गहरी सांसें खींचती उसके कंधे पर सड़क कर धीरे से पटकते रोते हुए बोली, तुम सीधी तरह क्यों नहीं कहती? मर जाओ जाज़ब कमाल। हाथों की लर्जिश को मुट्ठी बनाकर काबू करते कंधे पर गिरे उसके सर को देखते हाथ की मुट्ठी खोलते उसके बाल बहुत धीरे से सहलाते हुए वो लब खींच कर गमो याद से लड़ते लबों समेत बोला। उसकी बात पर उस लड़की की हिचकी फिर से कमरे में गूंजी। इश्क की इस जालिम दास्तान में उलझे वो दो नफूस एक दूसरे से जुड़कर भी जुदा थे, पास होकर भी दूर थे। इश्क ने इन्हें बर्बाद करना था, और फिर बर्बाद कर देना तो इश्क का पसंदीदा मुश्किल है ना। ठीक है, तुम चली जाओ, वह ज़ब्त से बोला। दिल जैसे उछल कर हलक में आ गया। दिल तो क्या, दिमाग ने भी उसकी बात की शिद्दत से नफ़ी की। यमन वहीद ने हैरत से बहती आंखों से सर उसके कंधे से उठाकर उसके सुर्ख होते चेहरे को देखा। ये लो, मार दो मुझे और जाओ, तुम आज़ाद हो। वो 2 कदम उससे दूर हो गया। उसने एक तेज़ धार चाकू पॉकेट से निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते बेलचक लहजे में कहा। वो चाकू को हैरत से देखने लगी। पकड़ो और मार दो मुझे, ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास फरार का। यमन वहीद, आखिरी मौका, लो पकड़ो पकड़ो। वो बहुत धीमे लहजे में बोला। उसकी आंखों के गोशे सुर्ख थे, बिखरे हुलिये में वो इस अंदाज में कोई जहनी मरीज लगा। वो आखिर में शिद्दत से दाड़ा और चाकू यमन वहीद के लड़ते हाथों में थमाने की कोशिश करने लगा। अंदाज है जानती था। जाज़ब, नहीं, मत डरो, मार दो बस, आज़ाद हो जाओगी तुम। ये यहाँ पर वार करो, वरना यूं ही सिसकती रहोगी तुम। तुम्हारी आज़ादी की कीमत हम दोनों में से किसी एक की मौत है। वह नफ़ी में सर हिलाते चाकू इसके कांपते हाथों में देते अपनी गर्दन पर रखकर दबाव बढ़ाने लगा। उसकी आंखें आवारगी से सुर्ख पड़ने लगी, जबकि उस लड़की की टांगें शल होती फिर कांपने लगी। वह सांस रोके ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। जाज़ब, नहीं। खून की नन्ही नन्ही बूंदें उसकी गर्दन से निकलती देख वो चीख पड़ी थी। वो शख्स पागल हो गया था। जाज़ब कमाल यमन वहीद के इश्क में जहनी मरीज़ बन गया था। तुम कैसे मार सकती हो? मोहब्बत करती हो ना तुम? हाँ, चलो मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ स्वीट हार्ट। उसने चाकू उसके लड़ते हाथों से अपने हाथों में लेते खुश्क लबों पर ज़बान फेरी, जबकि वो बेसाख्ता लड़ते हाथ लबों पर जमाए फूट फूट कर रोती। बहुत तड़पा रहा हूँ ना तुम्हें, तुम चाहती हो मैं मर जाऊँ, यही चाहती हो ना तुम? वो इसके कंधे पर बेसाख्ता हाथ जमाते उसे झंझोड़ते बोला। यमन वहीद का सांस सीने में ही उलझ गया। यूं मालूम हुआ जैसे वो जिंदा लाश हो। बरसती आंखों की पुतलियां साकित हो गईं, जबकि आंसू वो बगावत करते बहते ही रहे। यमन वहीद को जाज़ब कमाल से मोहब्बत है ना? वो चाकू अपनी आईब्रू पर रखते एक तरफा मुस्कुराहट लिए सवालिया हुआ। ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। वो हिचकियाँ कैद करने की कोशिश में हल्कान हो गई। नहीं है, हाँ, नहीं है मोहब्बत। वो कहका लगा कर हंसा, सफाकी से, दरिंदगी से, पागलपन से। उसने चाकू चला दिया। उसके आईब्रो पर गहरा कट लगा। खून बलबल करता आंख से चेहरे पर गिरने लगा। नहीं जाज़ब, वो लड़खड़ाती ज़बान से बामुश्किल चंद अल्फाज लिए चीखी। खून से उसके चेहरे की आधी साइड पर लकीर खींच गई। वो अब भी मुस्कुरा रहा था और यमन वहीद, वो पागल होने लगी उसकी दीवानगी देख। मैं खुद को भी बर्बाद कर लूँगा। कुछ वक्त पहले बोला गया उसका जुमला यमन वहीद के साबों पर हथौड़े की मानिंद बरसा। आंख से आंसू फिर लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इससे बेहतर है मौत, यकीनन। उसने चाकू अपनी गर्दन पर वापस रख लिया। उसकी आंखों में नमी उभरी, एक बगावत कटी नमी। उसके लहजे में लर्जिश पैदा हुई, जबकि चेहरा दरिश्तगी पर तासरात लिए हुए था। मत करो। वो मुंह पर हाथ रखते रोते हुए नफ़ी में सर हिला गई। उसका वजूद शिद्दत से रोने के बायस से चकोले ले रहा था। वह लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ी, जबकि वह शख्स 2 कदम फिर पीछे हो गया। तुम्हारे दुत्कारे गए शख्स पर लाजम है वह मर जाए। वो बोला तो लहजा किसी भी किस्म के तासर से पाक था। हाँ, अलबत्ता आंखों में नमी मज़ीद चमकने लगी और गर्दन पर दबाव मज़ीद बढ़ गया। यमन वहीद साकित नज़रों से उसे देखती रह गई। जाज़ब कमाल वो ऐसा ही शख्स था जिसने जहनी मरीज़ों जैसी मोहब्बत की। उसने सब कुछ तबाह किया अपने हाथों से। उस कमबख्त शख्स ने खुद को भी ना छोड़ा। जाज़ब कमाल वो शख्स अपनी इश्क की जुनून दीवानगी में इस हद तक चला गया कि सारी हदें तोड़ गया। उसने उस लड़की के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, हत्ता कि अपने आप को भी। उस शख्स ने इश्क की दास्तान बयान की, ऐसी दास्तान जिससे खौफ महसूस होने लगा।
उस शख्स ने इश्क की इस दास्तान के हर किरदार को बेवजह मौत दी कि कोई उसके इश्क को सरसरी सी नज़र भी ना देख पाए। वो ऐसा जुनूनी शख्स था। जाज़ब मत उससे कुछ बोला ना क्या, जैसे अल्फाज हैराम ठहरा दिया गया हूँ उस लड़की पर, जैसे ज़ुबान साथ देने से इनकारी हो गई हो और अब तो धड़कने से इनकार करने लगी। वह मध्यम होती धड़कनों समेत बोली, तुम मेरी मौत नहीं चाहती? मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? मुझे पता था तुम मुझसे नफ़रत नहीं कर सकती। यमन भी जाज़ब कमाल से नफ़रत नहीं कर सकती। तुम आखिरी सहारा खुदा के बाद, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वो चेहरे पर लगा खून साफ करते वहशते दीवानगी से बोला, टूटे फूटे अल्फाज, लड़खड़ाता लहजा, हाथों पर लगा अपना ही खून। वह शख्स, उसे खुद को खबर ना हुई कि वो रो रहा है। हाँ, वही शख्स जो कह के लगाता था, वो रो रहा था। यमन वहीद सख्ती से लब खींच गई। इस दुनिया में खुदा के बाद मेरा आखिरी सहारा हो। वो अल्फाज किसी कोड़े की तरह उस लड़की को अपने जिस्म पर लगते महसूस हुए। वो चेहरा हाथों में छुपाए कांपते जिस्म के साथ फूट फूट कर रो दी, मैं बड़ा बदबख्त हूँ, मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं। चाकू उसके हाथ से छूटता ज़मीन पर गिर गया। उसके लफ्ज़ इतने ज़ख्मी थे कि दिल दो हिस्सों में कट कर रह गए। वह शख्स खुद भी ज़मीन पर गिर गया। यमन वहीद लब सख्ती से दांतों में दबाती हिचकियाँ रोक गई। अब से नहीं, बरसों से मुझे छोड़कर जाना सबकी आदत है। तुम ना आती, मैं मर चुका होता। हाँ, तुमने मुझे बचा लिया, तुमने। वो बड़बड़ा रहा था, बालों को हाथों में पकड़े खींचते हुए, हाथों के इशारे से, जैसे वो बरसों का गम बयान करना चाह रहा था, किसी छोटे बच्चे की मानित। उसने खुद के गिर्द अपने मजबूत बाजू का हिसार बांध लिया। यमन वही तो वहीं साकित होगी। वो मजबूत मर्द जिससे खौफ महसूस होता था, वो बारब शख्सियत का मालिक शख्स ज़मीन पर यूँ बैठा था जैसे शदाई बैठे हों, बिल्कुल किसी जहनी मर्ज में मुब्तला इंसान की तरह, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह खुद को बचाते हुए। उस लड़की को समझना है वो किससे नफ़रत करे। वो क्या बोले उस शख्स को जिसे लफ्ज़ों ने, वक्त ने, हालात ने बड़े गहरे ज़ख्म दिए थे, जो आज भी मंदमिल ना हुए थे। वो यूँ खौफ से बैठा ज़मीन को घूर रहा था जैसे किसी गहरे खौफ में हो। वह शख्स जो तासरात बदलने में माहिर था, अब उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या तासरात अपने। वो तो पागल हो गया था। तो नतीजा मंजर आम पर कुछ यूँ निकला कि एक सहर अंगेज़ शख्स इश्क में जहनी मरीज़ बन गया, इश्क में फ़कीरी हासिल करते शदाई बन गया। वो शख्स जाज़ब कमाल था और वह शदाई बन गया। जारी है। इसको गौर से पढ़ें, रीडर और लिसनर दोनों। जाज़ब के डायलॉग, इसका अंदाज़ बिल्कुल वैसा ही लिख रहे जैसे एक जहनी मरीज़ का होता है। यार आप लोग क्यों नहीं समझते? आप लोगों ने मूवी कभी नहीं देखी, हॉलीवुड मूवी कभी नहीं देखी? चले हॉलीवुड को छोड़े थोड़ी बॉलीवुड में भी इतनी मूवीज़ हैं। एक जहनी मरीज़ होता है ना, जो उसको नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है। एक किस्म का डिप्रेशन लगा लें, मतलब किस्म का डिप्रेशन ही होता है, एक किस्म का डिप्रेशन लगा लें, उसमें हमें नहीं पता होता कि हमने क्या रिएक्ट करना है। जहनी मरीज़ भी ऐसे ही होते हैं, और इन लोगों की मोहब्बत या कोई भी जज्बा इन लोगों का वो ख़तरनाक होता है। इसमें ये नहीं दिखाया गया कि वो वैसे पोजेसिव है या टिपिकल पोजेसिव है कि वो किसी को देखने ही नहीं देगा या ऐसे वगैरह जो थोड़ा शक करते होते हैं ना, वैसे वाला पोजेसिव नहीं दिखाया गया। इसमें अलग पोजेसिवनेस दिखाई गई है कि वो वैसे पोजेसिव है। वो क्यों पोजेसिव है, इस क्यों का जवाब हमें पास्ट, जाज़ब के पास्ट ओपन होने में मिलेगा कि आखिर वो क्यों इतना पोजेसिव है। मतलब ऐसे क्यों? ऐसे इंसान इस दो ही वजह से पोजेसिव हो सकते हैं, या तो उन्हें कोई ट्रॉमा हुआ हो, किसी ट्रॉमा से गुजरे हुए हों, तो या फिर वो बचपन से स्टार्टिंग से ही ऐसे हों। तो ये देखना है कि वो किसी ट्रॉमा से गुजरा है या स्टार्टिंग से ही ऐसा है, और ये उसके पास्ट से खुल जाएगा। इसलिए ऐसे पोजेसिवनेस ये वो हमें पता है, इससे ना खौफ ही आता है ऐसी पोजेसिवनेस से। लेकिन वो ऊपर नावल का नाम तो एटलीस्ट पढ़ लें आप लोग, मिस्टर पोजेसिव लव। तो उन्होंने पहले ही बताया था ये ओवर पोजेसिव पे है। तो जाज़ब का किरदार ऐसा ही, बाकी सारे पोजेसिव हैं, लेकिन जाज़ब ओवर पोजेसिव है। वो क्यों है? वो डरता है थिंक उसको खोने से। वो ऐसा सारा कुछ क्यों? वो उसके पास्ट से खुलेगा, ठीक है। इस वजह से राइटर को ऐसे कहना बंद करें, आपकी वजह से इंतहाई डिसहार्ट हो जाती हैं। और कसम से हमारे पास एपिसोड आ भी गई ना, हमने आगे नहीं देनी, हम पहले बता रहे हैं। अगर ऐसे ही आप लोगों ने करना है तो फिर मत कहिएगा, क्योंकि ये नावल का एंड चल रहा है तो सुकून से एंड होने दें, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, ये देख लें, वीडियो भी काफ़ी लॉन्ग हो गई है और 2 एपिसोड भी राइटर ने अच्छी खासी दी हैं। तकरीबन 1 घंटे की बन गई है, तकरीबन कुछ मिनट रह गए। सो
आप लोगों का काम है कि आप लोग सपोर्ट करें राइटर को, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग तो कमेंट करना भूल ही गए हैं जैसे यूट्यूब रीडर भी। अब इसके अलावा कहाँ पे शिफ्ट करें नावल को, वेब पे कर देते हैं या वेब के अलावा ई बुक में कर देती हैं। जब ख़रीद के पढ़ना पड़ेगा ना फिर ठीक है। हालांकि उन्होंने स्टार्टिंग से कहा था कि मैं अपना कोई नावल ई बुक में नहीं दूंगी ताकि फ्री यूज़र को मसला ही ना हो कि वो ख़रीद के नहीं पढ़ सकते। इसलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स शो किया करें, कमेंट किया करें, पता चले आप लोगों की राय। और नावल में तो है ही, अब इस मोड पे चला गया है कि इस मोड में तो खुद ही कमेंट हो जाता है। हमने पहला ऐसा ही रो पड़ा है, हम खुद मतलब बयान करते हैं, हमें कभी कभी खौफ भी आता है। पहला ऐसा ही रो पड़ा है, मतलब इस टाइप का पॉसेसिवनेस, खुद को ही मतलब मारने पे तुला हुआ है, मतलब खुद को ही मार लेना है। तो ठीक है, उन्होंने पहले भी कहा था डायलॉग्स ये वो सारा कुछ वो जो मेंशन करती हैं वो आगे किसी चीज़ को खोलते हैं, किसी राज में, ऐसा कुछ भी। जैसे फजर अपनी वो मुस्कुराई थी ना जब कयास के अंदर उसे किडनैप किया था। आप लोगों को नहीं पता तो उस एपिसोड में देख लें, जब उसका निकाह होता है वो मुस्कुराई थी थोड़ा सा जब उसने किडनैप किया। वो क्यों मुस्कुराई थी? क्योंकि वो निकाह अपनी मर्ज़ी से कर रही थी, ना कि क्या कहते हैं कयास उससे करवा रहा था। इसलिए वो नीचे को सर झुका के थोड़ा सा मुस्कुराई थी। उन लफ्ज़ों पर किसी ने गौर नहीं किया होगा, तो इसलिए ठीक है। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्लीज़ प्लीज़ दुआ कीजिएगा इबा के लिए, हमारे लिए यानी कि, और दिया धारा के लिए भी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे अच्छे नावल मज़ीद मिल सके। और वो एक बुक भी लिखना चाहती हैं जिनका नाम वो सोच रही हैं, मतलब हार्ड कॉपी में एक उनका नावल बुक फॉर्म में जैसे कि बुक होती है। तो आप लोग प्लीज़ उधर भी उन्हें सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। अगले नावल में मिलते हैं, सॉरी एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ये कुछ उन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ये कुछ उन्होंने भी लिखा था कि हमारा एक फ्रेश नावल, बिल्कुल नया नावल किताबी शक्ल में आएगा, यानी बुक फॉर्म में। सो दुआ कीजिएगा, ब्लेसिंग की आपकी ज़रूरत है, वरना तो कोई भी राइटर जिसके पास भी चले जाए वो परमिशन नहीं देती अपने नावल को कहीं पे पोस्ट करने की, खासतौर पे यूट्यूब पे चाहती है खुद नहीं करें, लेकिन उन्होंने परमिशन भी दी है और फ्री यूज़र को भी नहीं बंद कर रही। अगर एक भी आ जाए तो नहीं बंद करती। तो इसलिए प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा उससे उन्हें। अल्लाह हाफिज़।